आज हम बात करेंगे हाल ही में तुर्की और इजराइल के बीच पनपे तनाव को लेकर। वहाँ के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं कि इजराइल ने तो उन्हें यहूदी विरोधी तानाशाही कह दिया। वो उस समय तक घोषित आतंकवादी थे, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक तरह से मान्यता दे चुका है। इस्लामिक नाटो जो कि सुन्नी नाटो है, उसके बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सुन्नी नाटो कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव बनाएगा। इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये भारत के खिलाफ भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को भी इस सुन्नी इस्लामी नाटो से जोड़ना चाह रहे हैं। इसके पीछे मुझे चीन का हाथ लगता है। मुझे लगता है कि चीन को इस्लामिक नाटो से उतनी समस्या नहीं है जितनी सुन्नी इस्लामी नाटो से। क्यों? अगर बांग्लादेश तक इस्लामिक नाटो पहुंच जाता है, सुन्नी इस्लामी नाटो पहुंच जाता है, तो ये भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात होगी। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा हमेशा से विवाद का कारण रहा है, उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तुर्की के राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाल ही में तुर्की और इजराइल के बीच पनपे तनाव को लेकर। जब से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया है, तब से खाड़ी क्षेत्र, मध्य पूर्व का क्षेत्र बहुत ज़्यादा तनाव में है तथा दुनिया में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तुर्की अपनी महत्वाकांक्षाओं से पीछे नहीं हट रहा है। एक छोटा सा देश है, छोटी सी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी भी खलीफा वाले युग में जीने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं कि इजराइल ने तो उन्हें यहूदी विरोधी तानाशाही कह दिया। इजराइल बार बार सीरिया को चेतावनी दे रहा था कि वो किसी भी तरह से सीरिया में तुर्की सैनिकों की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी जानते हैं सीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल सरा हैं, वो दिसंबर 2024 में तुर्की की सहायता से ही गद्दी पर बैठे थे। वो उस समय तक घोषित आतंकवादी थे, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक तरह से मान्यता दे चुका है। सीरिया और इजराइल के संबंध भी ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन तुर्की लगातार वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। लेकिन फिर भी उसने वहाँ के किसी क्षेत्र में अपनी सैन्य दखलंदाजी नहीं की थी। इस्लामिक नाटो जो कि सुन्नी नाटो है, उसके बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सुन्नी नाटो कहीं ना कहीं ईरान पर दबाव बनाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान पर तो ये देश दबाव बना नहीं पाए। उसके बाद भी हूती लगातार सऊदी अरब पर हमले करता रहा। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन कहीं ना कहीं इजराइल को जरूर दबाव में लाना चाह रहे थे। वो लगातार गाजा के मामले को लेकर इजराइल पर हमले कर रहे थे, इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू पर हमले कर रहे थे, उनको वार क्रिमिनल कह रहे थे और कहीं ना कहीं सीरिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना चाह रहे थे। सीरिया का जो उत्तर पश्चिम प्रांत है इदलिब, वो तुर्की के निकट है। वहाँ पर एक हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे पर अबू अल दहर नाम का जो हवाई अड्डा है, उस पर तुर्की अपना सैन्य बेस बनाना चाह रहा था। इजराइल ने बार बार सीरिया को चेतावनी दी कि वो तुर्की को ऐसा ना करने दे, लेकिन जब सीरिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो 18 तारीख को इजराइल ने इस सैन्य बेस पर हमला कर दिया और उस समय वहां पर तुर्की के सैनिक भी उपस्थित थे। दुनिया को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इससे तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध भड़क सकता है, लेकिन युद्ध तो नहीं भड़क पाया। लेकिन तुर्की और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन इतने नाराज हो गए कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फिर से वारंट जारी कराने की कोशिश करने लगे। उनका मानना है कि गाजा की सीमा जो भूमध्य सागर से टच करती है, वहां पर इजराइल ने अवैध रूप से उस सागर की सीमा पर कब्जा कर रखा है तथा जो भी शांति मिशन तुर्की या अन्य देशों द्वारा भेजे जाते हैं, इजराइल उसमें हस्तक्षेप करता है या उन पर हमला करता है। ऐसे ही तुर्की मिशन पर इजराइल ने हमला किया है। इस संबंध में वो इंटरपोल के माध्यम से इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ वारंट जारी कराना चाह रहे हैं। जब से सुन्नी इस्लामिक नाटो का गठन हुआ है, तब से तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के प्रति ज्यादा आक्रामक हो गए। लग रहा है कि ये जो सुन्नी इस्लामिक नाटो है, ये ईरान की बजाय इजराइल के खिलाफ ज्यादा है और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है ये भारत के खिलाफ भी ज्यादा है। ईरान तो तीसरे नंबर पर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि इस सुन्नी इस्लामी नाटो का विस्तार होते होते अंत ईरान के दरवाजे को भी खटखटाने ना लगे। क्योंकि अभी खबर आई है कि ईरानी संसद की जो समाचार एजेंसी है, उसके प्रमुख मेहदी रहीमी ने कहा है कि उन्हें इस इस्लामी नाटो में प्रवेश संबंधी एक निमंत्रण मिला है।
हालांकि अभी ना तो इस्लामिक नाटो की तरफ से ना ही ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को भी इस सुन्नी इस्लामी नाटो से जोड़ना चाह रहे हैं। इसके पीछे मुझे चीन का हाथ लगता है, क्योंकि जब से इस्लामिक नाटो बना यानी कि सुन्नी इस्लामिक नाटो बना है, तब से अमेरिका के राष्ट्रपति तो थोड़ा खुश नज़र आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ईरान के खिलाफ एक मजबूत गुट बन गया है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भारत के खिलाफ भी इस इस्लामिक नाटो यानी कि सुन्नी इस्लामिक नाटो को इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे। भले ही अमेरिका बार बार ये कह रहा हो कि भारत के रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, पहले की तरह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी इस सुन्नी इस्लामिक नाटो के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति संबंध रोकना चाह रहे हो। मुझे लगता है कि चीन को इस्लामिक नाटो से उतनी समस्या नहीं है जितनी सुन्नी इस्लामी नाटो से। क्यों? क्योंकि चीन नहीं चाहेगा कि खाड़ी देशों में सुन्नी और शिया के आधार पर कोई बंटवारा हो, क्योंकि वो सभी मुस्लिम देशों से संबंध बनाए हुए हैं, BRI के माध्यम से या दूसरे तरह से उसका व्यापार सभी देशों से हो रहा है। उसकी ऊर्जा जरूरतें सऊदी अरब से भी पूरी होती है तथा ईरान से भी पूरी होती हैं। इसलिए चीन नहीं चाह रहा होगा कि इन देशों के बीच कोई मतभेद बढ़े। वो तो कहीं ना कहीं ईरान के माध्यम से इस क्षेत्र पर कंट्रोल चाह रहा था, लेकिन इससे जब चीज़ें उल्टी होने लगी तो मुझे लगता है उसने ज़रूर पाकिस्तान से कहा होगा, और पाकिस्तान ने तुर्की को साथ लेके कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से ईरान का दरवाज़ा खटखटाने का प्रयास किया होगा। क्योंकि पाकिस्तान को तो सभी जानते हैं, वो कभी अमेरिका की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है तो कभी चीन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता। वो जानता है चीन को उसकी ज़रूरत है, वो ये भी जानता है कि अमेरिका को भी इसकी ज़रूरत है, इसलिए वो दोनों देशों से लाभ उठाना चाह रहा है। ये तो हुई इस्लामिक नाटो की बात, जिसकी वजह से तुर्की के राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो रहा है और वो इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत पर भी वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस्लामिक नाटो में केवल ईरान की बात नहीं चल रही है, उससे पहले बांग्लादेश को शामिल करने की बात चल रही है, और बांग्लादेश ने कह भी दिया है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर बांग्लादेश तक इस्लामिक नाटो पहुंच जाता है, सुन्नी इस्लामी नाटो पहुंच जाता है, तो ये भारत के लिए निश्चित रूप से एक चिंता की बात होगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो सुन्नी इस्लामिक नाटो बना था वो अपने उद्देश्यों में थोड़ा बहुत सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भारत, इजराइल और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए भी लंबे समय में नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब थोड़ा हम बात करते हैं तुर्की को लेकर, और तुर्की को ही लेकर नहीं, उनके महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन को लेकर। तुर्की सभी जानते हैं यूरोप का एक देश है, हालांकि मैं उससे यूरोप का एक देश नहीं मानता, क्योंकि यूरोप में उसका बहुत छोटा सा हिस्सा पड़ता है। उस छोटे से भाग की वजह से ही यूरोप के देशों ने उसे एक तरह से नाटो में शामिल कर लिया है। अभी तक वो यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हो पाया। एक समय वो यूरोप का बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसने यूरोप की संगत में रहते हुए, नाटो में उसके सैनिकों ने भाग लेते हुए काफ़ी कुछ सीखा, तथा धर्मनिरपेक्ष रास्ते पर चलते हुए उसने तरक्की की, तथा अब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो गई है, तथा सैन्य साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग में भी वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। तुर्की के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहते हैं। खिलाफत के बारे में तो शायद सभी जानते होंगे। 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक तुर्की ने एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बहुत बड़े हिस्से पर अपना साम्राज्य फैला दिया था, लेकिन अंततः उसकी यूरोपीय शक्तियों द्वारा हार हुई और उसके बाद धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध तक आते आते तुर्की ने अपने अधिकतर राज्यों को खो दिया था, तथा प्रथम विश्व युद्ध में उसकी हार हुई थी, तथा प्रथम विश्व युद्ध में उसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। लेकिन तुर्की में उस समय एक बहुत ही काबिल नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा का उदय हुआ था। उन्होंने यूरोपीय शक्तियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया तथा यूरोप की तर्ज पर ही तुर्की को डेवलप किया। उन्होंने तुर्की को न सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, बल्कि उन्होंने तुर्की को कट्टरपंथी मार्ग से भी निकालने में अपना योगदान दिया। उन्हें अतातुर्क की उपाधि भी मिली। 1938 तक तुर्की को उन्होंने एक बहुत ही अच्छे राज्य में तब्दील कर दिया। उसके बाद तुर्की लगातार उनके ही दिखाए हुए मार्ग पर चलता रहा, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो नाटो में शामिल हो गया। फिर भी तुर्की यूरोप के देशों की तरह अमीर नहीं बन पाया। ऐसे में रेसेप तैयब एर्दोगन का उदय होता है और 1994 में इस्तांबुल जैसे धर्मनिरपेक्ष शहर के मेयर बन जाते हैं। वो एक समय फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के हस्तक्षेप के कारण वो फुटबॉल खिलाड़ी तो नहीं बन पाए, लेकिन राजनीतिक एक धार्मिक नेता जरूर बन गए। वो बेहद चालाक नेता हैं और कहीं ना कहीं उनके हृदय में इस्लामिक कट्टरपंथ छुपा हुआ है।
वो बेहद चालाक राजनीति के माध्यम से 2003 में तुर्की के प्रधानमंत्री बन गए तथा धीरे धीरे उन्होंने तुर्की में जितने भी उनके रास्ते में अवरोध हो सकते थे उनको हटाने का एक सार्थक तरीका निकाल लिया। धीरे धीरे उन्होंने जुडिशरी को अपने नियंत्रण में ले लिया, सेना को अपने नियंत्रण में ले लिया, प्रेस की आज़ादी को कुंद कर दिया तथा वो एक छत्र तुर्की के मालिक जैसे बन गए। 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद वो अंत फिर से राष्ट्रपति के रूप में बन गए और राष्ट्रपति के पद को सर्वाधिक मजबूत उन्होंने बना दिया। अब 2028 तक वो तुर्की के राष्ट्रपति रहेंगे। तुर्की के संविधान के अनुसार उसके बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, लेकिन एर्दोगन कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य करेंगे जिससे कि वो बाद में भी राष्ट्रपति तुर्की के रह सकें। जैसे ही वो घरेलू मोर्चे पर मजबूत हुए, उनकी जो इस्लामिक कट्टरपंथी महत्वाकांक्षाएं हैं वो आगे बढ़ने लगीं। उनकी जो इस्लामिक कट्टरपंथी की भावनाएं हैं वो बाहर आने लगी, सतह पर आने लगी और उन्होंने आसपास के देशों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे आर्मेनिया अजरबैजान का झगड़ा हो, चाहे साइप्रस हो, चाहे ग्रीस हो, जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला वहाँ वहाँ उन्होंने हस्तक्षेप किया। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा हमेशा से विवाद का कारण रहा है उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में हमेशा ही उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का प्रयास किया, जबकि भारत से तुर्की के संबंध कभी भी खराब नहीं रहे। 2020 में आर्मेनिया अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था उसमें तुर्की ने सक्रिय सहयोग दिया। ड्रोन हो चाहे सैन्य सहयोग हो, उन्होंने कई तरह के सहयोग दिए जिससे कि आर्मेनिया की नारगोनो कारबाख युद्ध में हार हुई। हालांकि इसके बाद जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं अलीयेव, उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति की छाया से निकलने का प्रयास किया और अपने आप को तुर्की के जूनियर पार्टनर के रूप में स्वीकार करने से लगभग इनकार कर दिया। इसके बाद तुर्की ने भी अजरबैजान को लेकर अपनी थोड़ी बहुत रणनीति में बदलाव किया तथा थोड़े बहुत आर्मेनिया से भी उससे संबंध सुधारे। 1974 में तुर्की ने साइप्रस में सैन्य हस्तक्षेप करते हुए उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर लिया तथा उत्तरी साइप्रस में अभी भी तुर्की की सैन्य उपस्थिति है। ग्रीस और साइप्रस से उसका विवाद लगातार बना रहता है। एजियन सागर में जो द्वीप है उनको लेकर वह ग्रीस पर आरोप लगाता रहता है कि ग्रीस जो है एजियन सागर में जो द्वीप स्थित है उन पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। अभी पूर्वी भूमध्य सागर में जो ग्रीस और साइप्रस गैस खोज कर रहे हैं वहाँ पर भी तुर्की अपना दावा ठोक रहा है। ग्रीस और तुर्की के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। दोनों देश एक दूसरे के विमानों पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। सभी जानते हैं दोनों देश नाटो सदस्य भी हैं, इसलिए अभी तक युद्ध तो नहीं हो पाया है, लेकिन युद्ध जैसे हालात बहुत बार उत्पन्न हो चुके हैं। ग्रीस और मिस्र के बीच भी एक समझौता हुआ था भूमध्य सागर को लेकर। उस समझौते को भी तुर्की ने मानने से इनकार कर दिया है, अर्थात मिस्र से भी कुछ मुद्दों को लेकर मनमुटाव उसका चल रहा है। मिस्र के इस्लामिक नाटो में न आने का ये भी एक बड़ा कारण है। सीरिया में तो उसने सैन्य हस्तक्षेप किया ही था दिसंबर 2024 में, जब वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल सरा सत्ता में आए थे। अर्थात घरेलू मोर्चे पर मजबूत होने के बाद एर्दोगन लगातार अपने आसपास के देशों में किसी न किसी तरह का हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। वो कुर्दों पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आते हैं। वो भारत के सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को ड्रोन की सहायता देने से बाज नहीं आते हैं। उनका कोई निश्चित स्टैंड भी नहीं है, जिधर उन्हें फायदा दिखता है उधर वो चले जाते हैं। अभी जब भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया से संबंध सुधारे तथा उन्हें कई सैन्य सहायता देने की बात की, तब वो कुछ दबाव में आए तथा भारत से संबंध सुधारने की बात करने लगे। लेकिन जैसे सुन्नी इस्लामिक नाटो अस्तित्व में आई वैसे उनका मनोबल फिर से बढ़ गया और फिर से उनकी गतिविधियों में आक्रामकता दिखाई देने लगी। मेरा मानना है उनकी आक्रामकता बढ़ाने में अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका रही है। वो पता नहीं क्यों उनको अपना मित्र मानते हैं तथा उन्हें सक्रिय सहयोग देते हैं, इसी वजह से उनका मनोबल ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो एक तरफ रूस से S-400 खरीदते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से F-35 विमान खरीदने की भी बात करते हैं। वो एक तरफ नाटो के सदस्य हैं, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने के लिए भी तत्पर रहते हैं। एक तरफ नाटो के सदस्य हैं, दूसरी तरफ इस्लामिक नाटो को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा तो मानना है अमेरिका और यूरोप को तुरंत ही उन्हें नाटो से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और जैसे वो इस्लामिक कट्टरपंथी नीतियों को अपना रहे हैं, उन्हीं की नीतियों पर चलते हुए जितने भी तुर्की के नागरिक यूरोप में बसे हुए हैं उन्हें धीरे धीरे यूरोप से बेदखल करने की कार्यवाही भी यूरोप को करनी चाहिए। तुर्की को एशिया तक सीमित कर देना चाहिए, तभी तुर्की अपनी आक्रामक नीतियों से बाज आएगा और पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी लगाम लग सकेगी। और चीन जो अपनी महत्वाकांक्षा को पाकिस्तान और कहीं ना कहीं तुर्की के माध्यम से हवा दे रहा है, उस पर भी विराम लग सकेगा और इस क्षेत्र में कुछ शांति
आ सकेगी। अन्यथा खाड़ी क्षेत्र तथा इससे आसपास के क्षेत्र में ऐसी आग फैलेगी कि ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध तक ले जा सकती है। भारत को भी तत्परता दिखाते हुए आर्मेनिया, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों से मजबूत सैन्य गठबंधन बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए तथा अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा उन्हें संरक्षण देने के लिए एक दीर्घगामी रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में इतनी तरक्की हो गई, इतने पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देश जब भी इन्हें मौका मिलता है धार्मिक गठबंधन बनाने से बाज नहीं आते हैं। और अमेरिका पर भारत को दबाव बनाना चाहिए कि इस्लामिक नाटो को अगर वो बढ़ावा देगा तो कहीं ना कहीं एक दिन अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगा और एशिया में जो थोड़ी बहुत हेजेमनी उसकी बची हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। आशा करते हैं आने वाले समय में तुर्की और पाकिस्तान की आक्रामक गतिविधियों पर लगाम लग सकेगी तथा दुनिया एक अनजानी अशांति की तरफ बढ़ने से बच सकेगी। धन्यवाद।